हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे और रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम की ऑफ सक्सेस का जो कोर्स चला रहे हैं वो स्पेशली भौतिक विज्ञान 12th क्लास वालों के लिए चला रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत हमने रखे हैं। और हम अध्याय नंबर जो 9th है आपका NCERT का, वो किरण प्रकाशिकी वो अपन चला रहे हैं। और स्पेशली वे स्टूडेंट्स जो रीट की या किसी भी NPTET की या कोई से भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक है उनका प्रकाशिकी वाला जिसमें दर्पण और लेंस आता है वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। उसमें परावर्तन, दर्पण के प्रकार और आर यानी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में संबंध को दर्शाया गया। और उससे रिलेटेड जो भी आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले, वो उसमें समझाए गए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की स्थापना। अवतल दर्पण के लिए हम दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र या फिर F, U और V में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र की स्थापना करना। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, किरण चित्र बनाएंगे इसमें। तो किरण चित्र के लिए हमने हमारा आज का टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के लिए दर्पण समीकरण की स्थापना। सबसे पहले हम किरण चित्र बनाएंगे और किरण चित्र अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये वाला डेरिवेशन हो पाएगा। ठीक, सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया और इस अवतल दर्पण पर हमने कलाई कर दी, यानी क्या कर दिया, इस पर पॉलिश कर दी। इसके बाद इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, ठीक, वो ले लिया और ये इसका क्या हो गया बेटा, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है जिसको हम पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं, ये आपका ध्रुव हो गया। और यहाँ पर हमने इस मुख्य अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम हमने क्या दे दिया, A और B। ठीक, ये इसका द्वारक हो गया। ठीक है, अपर्चर हो गया यहाँ पर, ये आपका N और क्या हो गया, N। ठीक, और यहां से बेटा बिंब से प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमने आपतित करी। तो यहां से ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई। अब यहां से जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने आपको गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम बताए थे कि यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो यहां से हम इस परावर्तित प्रकाश किरण को दर्शाएंगे और यहाँ पर इसका कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु को हमने काय से दर्शाया, कैपिटल F से। क्लियर बेटा, एक बार ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 परावर्तित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो 2 प्रकाश किरणें तो अपने को लेना है, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम किसी भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 परावर्तित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। फिर ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्रकाश किरणें होगी वहां पर उस प्रतिबिंब की तीव्रता यानी चमकीलापन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसी प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि कम से कम 2 परावर्तित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। दूसरी प्रकाश किरण हमने यहां से वक्रता केंद्र, ठीक, जिसको काय से दर्शाते हैं हम, C से। दूसरी प्रकाश किरण यहां से वक्रता केंद्र से होते हुए
दर्पण पर आपतित होगी। नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र यानी C से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी मार्ग से यानी वक्रता केंद्र से होते हुए ही वापस लौट जाती है। तो ये इस तरह से वापस लौट गई। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपकी परावर्तित प्रकाश किरण और एक ये वाली परावर्तित प्रकाश किरण है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इस वाले बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक बात तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, वहीं पर उसका शीर्ष आएगा। जैसे ये वाला जो इसका शीर्ष हो गया और ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया। तो हेड तो जहां रखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही इसका हेड आएगा, सॉरी टेल आएगा, सॉरी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे इसका टेल रखा हुआ, ये आपका एरो, ये तो हो गया आपका हेड, ठीक, और ये हो गया इसका टेल। तो टेल कहाँ रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये भी कहाँ आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा, मुख्य अक्ष पे आएगा। और इसका जो हेड है वो किधर की ओर होगा, जहां पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने एक प्रतिबिंब बनाया और ये हमने प्रतिबिंब बना दिया और इसका नाम देंगे। तो यहाँ देखो इसमें हेड के सामने ए है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया A1 और यहाँ पर टेल के यहाँ पर B है, तो इसका नाम दे दिया हमने B1। क्लियर हो गया? ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले डेरिवेशन को समझने से पहले आपको एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये हो गया, मान लो नाम दे दिया ABC और इसका नाम दे दिया D और एक इसका नाम क्या दे दिया हमने A। अगर दो त्रिभुज जिनके कोई से भी दो कोण बराबर हो, ठीक है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बेटा, अंतःकोण कितने होते हैं, 3 होते हैं, तीनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180। तो त्रिभुज के किन्हीं भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो वो दोनों ही त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं यानी समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो आपका एंगल B है ये आपका 90 डिग्री है। तो इस वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल E है ये कितना है, 90 डिग्री। ये वाला जो आपका एंगल C है और इसका ये जो एंगल C, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली जो तीसरा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पर तीनों एंगल, ठीक है, इस वाले के तीनों एंगल, इस वाले त्रिभुज के तीनों एंगल के कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मैं भुजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, भुजाएं अलग अलग हो सकती है, ठीक है, और होती है, लेकिन इनके जो त्रिभुज हैं वो त्रिभुज के जो कोण हैं वो कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि दो त्रिभुज कब समरूप कहलाएंगे, जब दोनों त्रिभुजों के कोई से भी दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो दोनों ही त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और अगर दो त्रिभुज समरूपता को दर्शाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना। भुजाएं बराबर नहीं होता है, लेकिन भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जैसे कि मान लो कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया, ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया, ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसका जो लंब है, पहले त्रिभुज का लंब क्या हो गया, AB बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका E और D, ये बराबर होगा। पहले त्रिभुज का आधार BC हो गया, ये आपका BC हो गया, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो गया, तो ये हो गया आपका E और C। ठीक, तो पहले त्रिभुज का, फर्स्ट त्रिभुज का लंब बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार। ठीक,
तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, जब त्रिभुज के कोई से भी दो कोण आपस में बराबर हो तो वो समरूप कहलाएंगे। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो पहले त्रिभुज का लंब बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम किरण चित्र पे जाकर और देखते हैं कि कौन कौन से जो दो ट्रायंगल है जो आपस में एक दूसरे में सिमिलर ट्रायंगल है, समरूपता को दर्शाते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज हमने लिया और मैं त्रिभुज का नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा अब एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना वो आप सुन लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे कि किरण चित्र में MN एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका फोकस बिंदु क्या है, F है, और जिसका वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसके मुख्य अक्ष पर AB क्या है, बिंब है, जिसका उल्टा और वास्तविक, ठीक है, ध्यान रखना जो प्रतिबिंब जो इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है वो रियल होता है, ठीक है। तो जिसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, A1 B1 पर प्राप्त होता है। ये इतनी चीजें आपको लिखना है और उसके बाद फिर स्टार्ट कर देना है। दो त्रिभुज लेना, तो देखो बेटा यहाँ पर ये वाला त्रिभुज देखो ये, ठीक है, ABC, और एक देखो A1 B1 C, ठीक है। कौन सा देखेंगे, ABC, ये वाला ABC, और एक है ये वाला A1 B1 C, दिखाई दिया है सबको, ठीक, A1 B1 C। ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये पहले समरूप है या नहीं वो देख लेते हैं। तो देखो इसका ये वाला जो एंगल है एंगल B, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर जो एंगल B' है वो भी कितना है बेटा, 90 डिग्री। उसी के साथ जो पॉइंट C है उस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक का नाम क्या है, ABC, और ये समरूप है। ये वाला सिंबल जो S जैसा है ये किसको दर्शाता है, समरूपता को दर्शाता है। और ये एक किसके समरूप है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज A1 B1 और एक और क्या हो गया, C। समरूपता में आपको ध्यान रखना है कि पहले ABC है तो यही वाला क्रम अपने को A1 B1 और ये क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, ठीक। ये दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। अब इसके बाद अगर समरूप हो गए तो समरूपता की क्या शर्त है, अभी समझाई थी मैंने कि पहले त्रिभुज का लंब। तो मान लो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपका पहला त्रिभुज हो गया और ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। तो पहले त्रिभुज का लंब, तो पहले त्रिभुज का लंब, फर्स्ट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर लंब बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार। तो देखो बेटा ये लाइन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया। आप डायरेक्ट ही त्रिभुज में से आपका जो डायग्राम है उसमें से पहले त्रिभुज का लंब उठा लीजिएगा, ठीक है। पहले त्रिभुज का लंब क्या है, देखो AB, तो हमने लिखा यहाँ पर AB बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, A1 B1, तो यहाँ लिखा हमने A1 B1 इक्वल पहले त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार क्या हो गया आपका, BC हो गया, तो हमने लिखा BC, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो गया, B1C हो गया, तो ये हमने लिख दिया B1C, ठीक है। ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, यहाँ हो गया ये लंब और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, ठीक, ये आधार हो गया। इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ जब हम सेकंड आगे देखो इसके बाद क्या होगा कि एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो है ना, इसके जस्ट पास वाला देखो A1 B1 F दिखाई दिया, फोकस बिंदु वाला A1 B1 F, इसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। कौन सा, A1 B1 और F, ये वाला A1 B1 F,
और एक ये वाला। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं x। क्या नाम दे दिया इसको? x, यानी f हो गया, और ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया? x हो गया। और चूंकि यहाँ पर कर्व है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अभिलंब खींच देंगे। तो यहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा और इसको नाम दे दिया हमने y। ठीक है, तो एक्स वाई जो आपका एक्स वाई है वो मुख्य अक्ष पर क्या हो गया है? अभिलंब हो गया। ठीक है, लंब खींच दिया। और क्यों खींचा? ताकि ये आपका एक ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, अब जाके हमने अभिलंब खींच दिया, तो अब हमारे पास एक और ट्रायंगल कौन सा मिलेगा? तो एक ट्रायंगल मिलेगा एक्स वाई और एफ, ये वाला ट्रायंगल देखो जो ग्रीन वाले में आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, हो गया। तो आपका a1 b1 f, और एक और कौन सा ट्रायंगल है? x y और f। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो आपका ट्रायंगल एंगल है ये कितना है? समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री। और इसका ये वाला जो एंगल है ये भी कितना है? 90 डिग्री। एक ये वाला एंगल आपका और ये वाला जो है ये आपका शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। ठीक, तो यहां से हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल और ऐसे मिल गए जो सिमिलर है, समरूप है। दो त्रिभुज और ऐसे हैं जो समरूप है, और वो कौन कौन से हैं? तो हमने नाम लिखा त्रिभुज, एक तो लिखा आपका x y और क्या हो गया f। ये समरूप है, ये काय का सिंबल है? समरूप का। ठीक है, और किसके समरूप है? तो ये है आपका एक ट्रायंगल A1 B1 F, ये दोनों क्या है? समरूप है। अब चूंकि समरूप है तो वो का वही अपना कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले त्रिभुज का लंब। तो मैं इसमें पहले त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज किसको? इस बड़े वाले मान के चल रहा हूँ, दूसरा वाला जो छोटा है उसको मैं दूसरा ट्रायंगल मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो पहले त्रिभुज का लंब, तो पहला त्रिभुज क्या हो गया भैया आपका? एक्स वाई एफ। इसका लंब क्या हुआ? एक्स वाई बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब, तो दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? A1 B1 F, तो इसका लंब हो जाएगा A1 B1 बराबर इन भुजाओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, मतलब आधार बटे आधार के बराबर। तो पहले त्रिभुज का आधार क्या होगा? तो पहले त्रिभुज का आधार हो गया आपका एफ वाई। ठीक, F से y, और इसमें पहला दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो गया? तो F, और ये हो गया आपका B1। ठीक है, ये आपका B1 हो गया। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपके पहले त्रिभुज का लंब बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का आधार बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार, और इस तरह से ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो बेटा, अब ये जो एक्स वाई है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ए बी के इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो कि आपने ऐसी दो समांतर रेखाएं ली, ठीक, और दो समांतर रेखाओं में अगर ये आपका ए बी है और ये आपका क्या है? एक्स और वाई है, तो क्या एक्स वाई ए बी के बराबर नहीं हुआ? दो समांतर रेखाओं के बीच में खींची गई जो लंबवत रेखा वो क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की रेखा है तो ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर की। ठीक, तो इसी तरह से ये देखो, ये जो एक्स वाई है इसको जब आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये किसके इक्वल दिखेगा? ए बी के बराबर दिखेगा। इस वजह से एक्स वाई ये जो लंब है ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो जहां एक्स वाई है वहां पर हम क्या रख देंगे? ए बी रख देंगे। तो इसी वाले इक्वेशन में एक्स वाई की जगह हमने ए बी रखा, और फिर क्या आ गया आपका? A1 B1 बराबर यहाँ पर आ गया आपका एफ वाई, और ये आ गया आपका एफ B1। ठीक, और यहाँ पे बता देंगे चूंकि जो आपका एक्स वाई है वो किसके इक्वल है बेटा? ए बी के इक्वल है। ठीक, इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमने दो त्रिभुज के दो इस प्रकार से हमने पेयर्स ले लिए कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, तो समीकरण 2 बनाया, और त्रिभुज ABC A1 B1 C के क्या है? समरूप है, तो हमने बना दिया। इस प्रकार से हमारे पास 2 समीकरण है। अब दोनों समीकरण आने के बाद हमको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को देखो, इनका जो LHS वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इनका, ये और एक ये वाला,
तो अगर दो समीकरण में LHS बराबर होते हैं तो RHS भी बराबर होते हैं, या फिर यूं बोल दो कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 का मान 2 में यहाँ रखूंगा मैं। तो देखो a1 b1 अपॉन में ab अपॉन में a1 b1 किसके बराबर, bc अपॉन में b1c। तो ये वाला मान उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो अगला इक्वेशन है वो रहेगा bc अपॉन में b1c और बराबर हो जाएगा आपका fy अपॉन में fb और 1, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 से जब LHS बराबर है तो इनका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे एक ये ध्यान रखना आपको कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ध्रुव से फोकस बिंदु की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है स्मॉल f। ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या r, कैपिटल R, ठीक है। इसी के अलावा ध्यान रखना कि ध्रुव से बिंब की, प्रतिबिंब की, ध्रुव से प्रतिबिंब यानी इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ध्रुव से बिंब का यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, u से। तो सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि r जो है वो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होता है, स्मॉल f जो है वो ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी होता है, जो आपका v है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और जो आपका u है वो ध्रुव से बिंब की दूरी होती है, ठीक है। तो ये चार दूरी अपने को पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि ये जो आपका BC है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका FY दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, FY, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि ये जो आपका FY है इसके लिए एक लाइन लिखते हैं कि यदि द्वारक छोटा हो, द्वारक क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो यहां से एक बात ध्यान रखना कि द्वारक का मतलब होता है दर्पण, और अगर दर्पण छोटा होगा तो जैसे जैसे आप दर्पण छोटा मानते जाओगे, मान लो ये आपका दर्पण है, ठीक है, यहां से आपने क्या खींचा था, एक लंब खींचा था जो कि x और क्या था आपका y था, और यहाँ पर आपका क्या था, ध्रुव था। अब इस दर्पण को आप जैसे जैसे छोटा करते जाओगे तो छोटा करने पे ये जो x है ये यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा तो y इसके पास में जाएगा ध्रुव पे, और छोटा करोगे तो x यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा तो y यहाँ आएगा। कहने का मतलब कि जैसे जैसे दर्पण को अगर आप छोटा मानते हो, द्वारक को अगर छोटा मानते हो, तो ये जो आपका y वाला बिंदु है ये P के कहाँ जाता जाएगा, निकट जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो y है ये किसके ऊपर आ जाएगा, बिंदु P के ऊपर आ जाएगा। तो यदि द्वारक छोटा हो तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो आपका x से f तक की जो दूरी है वो लगभग PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये जो y वाला पॉइंट है ये किसके पास चला जाएगा, P के पास चला जाएगा। तो फिर ज्यादा इन दूरियों में बहुत ही कम अंतर रहेगा, तो x y बराबर हो जाएगा किसके, PF के। लेकिन उसके लिए आपको क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, यदि द्वारक छोटा हो तो द्वारक छोटा होने से, दर्पण छोटे होने से क्या होगा कि ये जो आपकी डिस्टेंस है FY ये बराबर हो जाएगा किसके, PF के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर FY लिखा हुआ है वहां पर हम रख देंगे PF। तो ये हो जाएगा आपका BC और B1C बराबर यहाँ तो आ जाएगा आपका PF और ये हो जाएगा आपका FB1, ठीक। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब बेटा ध्यान सुनो कि हमारे पास चार दूरियां, ठीक, जो कि हमारे पास PF बराबर होता है स्मॉल f, इसके बाद PC बराबर होता है वक्रता त्रिज्या P, और ध्रुव से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर, B1 पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी आपकी V, और बिंब आपका B पे रखा हुआ तो ध्रुव से बिंब की दूरी क्या हो जाएगा, U, ठीक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने चिन्ह परिपाटी समझाया था कि अगर हमारे द्वारा मापी गई दूरी प्रकाश की दिशा के विपरीत है, तो यहाँ देखो प्रकाश की किरण किधर जा रही है, लेफ्ट से किधर की ओर जा रही है, राइट की ओर, और हम जो दूरी मापेंगे, दूरी हमेशा कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से।
तो हम जब दूरी मापेंगे तो इधर हम राइट से किधर की ओर नापेंगे, लेफ्ट की ओर, जबकि हमारी प्रकाश किरण जो है वो लेफ्ट से किधर जा रही, राइट। तो हमारी जितनी भी दूरियां, चाहे वो f हो, चाहे v हो, r हो, u हो, वे सारी दूरियां प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, और चिन्ह परिपाटी कहता है कि अगर कोई दूरी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी जा रही है तो वे सारी दूरियां काय में आएगी, आपकी माइनस में आएगी। तो ये चारों ही दूरियां काय में आएगी बेटा, माइनस में। और कारण क्या है उसका, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारे द्वारा मापी गई ये जितनी भी दूरियां हैं ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत है, ठीक है। तो हमने क्या लिया वहां पर, माइनस। अगर एक ही दिशा में होती तो हम क्या लेते, प्लस, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब देखो हमारे पास पीएफ का तो मान है, लेकिन हमारे पास बीसी नहीं है, हमारे पास B1C नहीं है, FB1 भी नहीं है। तो इनको अब क्या करना पड़ेगा, इन दूरियों को हमको इन दूरियों के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें रूपांतरित करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए किरण चित्र आप ध्यान से देखो, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये समझ लो कि दूरियों को कैसे तोड़ना, ठीक है। अगर तोड़ना आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर एक ट्रिक बताऊंगा, उस वाली ट्रिक से आप कर लेना, ठीक है। लेकिन यह वाला ट्रिक केवल इसी वाले डेरिवेशन के लिए ही आप लगाना, ठीक। जैसे मान लो कि हमको B से C तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ देखो B से C तक कहाँ है, ये आपका B हो गया और ये आपका क्या हो गया, C। ये वाली दूरी चाहिए आपको। अब आपके पास तो कौन सी दूरी है, P से C है, और एक और दूरी कौन सी है, P से B1 है। तो आपको चाहिए B से C, और आपके पास है PC, और एक तो यहाँ से यहाँ तक PC हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया आपका PC, और ये वाली दूरी क्या हो गई आपकी PB1, और आपको क्या चाहिए, BC चाहिए। तो इस PC में से PB1 को अगर हम क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास कौन सी दूरी आ जाएगी, 20, आपका हमारे पास आ जाएगा आपका B1C, क्या आ जाएगा, B1C, ठीक। और अगर BC चाहिए तो B तो ये रहा हमारे पास, और C यहाँ पे है हमारे पास, ठीक। तो BC के लिए हमारे पास एक तो P से कौन सी दूरी है, B है, और एक और P से कौन सी दूरी है, C, और हमको चाहिए BC। तो अगर PB में से PC को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसे समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना एक जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक केवल इसी वाले डेरिवेशन के लिए आपको लागू करना, ठीक। अब ट्रिक को ध्यान से समझिएगा कि मैंने कहा कि BC को तोड़ना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि B और C में से इस ध्रुव से अधिक दूरी पर कौन सा बिंदु है, B है या C है। तो आपने क्या देखा कि इस P से अधिक दूरी पर कौन सा बिंदु है, B है, C तो उसके पास में, तो अधिक दूरी वाला कौन सा, BC को तोड़ना चाहते हैं। तो इन दोनों में से B और C में से ध्रुव से अधिक दूरी पर कौन सा है, तो अधिक दूरी पर कौन सा है आपका बिंदु B। तो आप पहले P के साथ क्या लोगे, B लोगे, फिर माइनस लगा, और फिर बाकी बचा हुआ जो C है उसको PC के साथ रख दो, यानी PB माइनस क्या हो जाएगा, PC। और वैसे भी PB में से PC को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, BC बचेगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर वही वाला कॉन्सेप्ट, वही वाली ट्रिक लगाकर हम B1C निकालें, तो देखो P से अधिक दूरी पर B1 है या C है, ये देख लो। तो अधिक दूरी पर तो कौन सा है, C है, B1 तो P के पास में। तो पहले हम P के साथ अधिक दूरी वाला बिंदु लेंगे, तो P के साथ हमने क्या लिया, C, और माइनस, फिर पास वाला बिंदु लगाएंगे PB1 बराबर। इसको तोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका मान ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए PF का क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। और लास्ट में FB1, देखो बिंदु P से F अधिक दूरी पर है या B1 अधिक दूरी पर है। तो हमने क्या देखा कि F तो पास में है, B1 दूर है, तो पहले हम दूर वाले बिंदु को लेंगे, PB1 माइनस क्या हो जाएगा आपका PF हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इन तीनों दूरियों को क्या कर लिया, इन दूरियों के रूप में तोड़ लिया, ठीक। अब इसके बाद ये सारे मान उठाकर, जो हमका PF है, PC है, PB1 है, PB, ये वाला मान उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे। तो PB का मान देखो कितना है, P से B तक की दूरी कितनी है, माइनस का U, ये आपका सूत्र का माइनस हो गया। P से C कितना, माइनस R, ठीक है। तो ये हमने रख दिया माइनस R, बटे में PC कितना है, तो PC कितना है, माइनस R, फिर सूत्र का माइनस,
PB1 कितना है, PB1 कितना माइनस v, तो ये हो गया आपका माइनस v बराबर PF कितना है माइनस f, और ये हो जाएगा आपका PB1 जो कि आपका माइनस v, और ये आपका माइनस, और PF कितना है माइनस का f। ये सारे मान उठाकर हमने चिन्ह सहित वहां पर रख दिए। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ देखो माइनस u माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया बेटा r, ये आपका माइनस का r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का v बराबर माइनस f, और यहाँ माइनस का v और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा f। ठीक है, यहाँ सोल्व करते समय ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर अधिकांश बच्चे गड़बड़ कर देते हैं माइनस प्लस में, और लास्ट में जो अपने को समीकरण चाहिए उसमें प्लस माइनस में फिर गलती हो जाती है। तो स्पेशली कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला स्टेप आ गया हमारे पास। ठीक, तो अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इस वाले पद के साथ। तो ये हो जाएगा आपका माइनस u प्लस r, और ये हो जाएगा माइनस का v प्लस f बराबर इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का f, और इधर आ जाएगा आपका माइनस r प्लस v। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका uv, माइनस का u का प्लस f के साथ करेंगे तो माइनस का uf आएगा, प्लस r का माइनस v के साथ करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस, और क्या हो जाएगा आपका rv, और प्लस प्लस का करेंगे तो प्लस का ही, r का f के साथ करेंगे तो rf। ठीक है, पहले आप साइन का मल्टीप्लाई कर लेना माइनस माइनस, और उसके बाद फिर संख्याओं का कर लेना। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस प्लस f का r के साथ करेंगे तो rf हो गया, और माइनस प्लस माइनस f का v के साथ करेंगे तो क्या हो गया बेटा vf हो गया। ठीक, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ देखो ये आपका rf है और इधर भी rf है, इसका पक्षांतरण करके लेके आओगे तो इधर आएगा तो माइनस में, तो यहीं पर हम काट देते हैं, rf से rf हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या क्या बचा वो देख लो हमारे पास uv, तो यहां पर हो गया uv, इधर क्या बचा माइनस का uf माइनस का uf। ठीक, इधर क्या बचा माइनस का rv माइनस का rv, और बराबर में क्या बचा आपके पास माइनस का vf, तो माइनस का क्या हो गया ये आपका vf। ठीक, अब क्या करेंगे कि दर्पण समीकरण में कहीं पर भी r आता नहीं, लेकिन इसमें r आ रहा। तो देखो हमने इससे पहले वाले वीडियो में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध स्थापित करवाया था, जिसने नहीं जाके देखा वो देख लेना कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितनी होती है बेटा 2 गुना होती है, यानी r बराबर कितना होता है 2f। तो यहाँ जो आपका r है उसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं 2f, तो ये हो जाएगा आपका uv माइनस का uf, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2vf। ठीक है, r की जगह हमने क्या रख दिया 2f। ठीक है, कहां से आया, तो ये संबंध होता r और f में, बराबर क्या हो गया आपका माइनस का vf हो गया। ठीक, आप uv को इधर रहने दो और बाकी जितनी भी राशियां उनका पक्षांतरण कर दो, उधर लेके जा, तो उधर इसको लेके जाएंगे, माइनस का uf उधर जाएगा तो प्लस का uf हो गया, माइनस का 2vf उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2vf हो जाएगा, और ये आपका इधर का इधर ही माइनस का क्या हो गया vf हो गया। अब uv बराबर देखो uf का तो क्या हो गया बेटा uf हो गया, और 2vf में से एक vf जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2vf में से एक vf जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा vf, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है प्लस की है। ठीक, अब पूरे समीकरण में हम u v f से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो यहाँ पर भी हम u v f से भाग दिया, यहाँ पर भी u v f से भाग दिया, और इस वाले पद में भी हमने u v f से क्या किया भाग दिया। भाग देने के बाद देखो क्या देखेंगे हम कि u v से u v क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, इधर आपका u से u गया, f से f गया, और इधर v f से v f गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस वाले पद में तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचेगा f बराबर, इस वाले पद में ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा आपका v, और प्लस इस वाले पद में ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचेगा आपके पास में u। तो इस प्रकार से 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, और यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका दर्पण समीकरण है।
ठीक है, या फिर आप बोलो तो दर्पण सूत्र बोल दो, या फिर किसी गोलीय दर्पण के लिए एफ वी और यू में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप समझ जाना वो आपसे क्या पूछ रहा है, दर्पण समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से आपको दर्पण समीकरण करना और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आप देख लो, समझ लो। ठीक है, आप रिप्ले करके भी वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको कोई सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लो। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ लो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना बहुत है। कल हम बात करेंगे कि दर्पण समीकरण पर आधारित कैसे कैसे अंकित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें इस तरह से दर्पण से समीकरण से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1-1.5 महीना बाकी बचा हुआ है। आप पढ़ाई में रख जाइए और अपने दोस्तों लोगों को ये वाला जो चैनल है ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। ठीक है, और ऐसा लाइक करो, ठीक, ताकि मेरे को लगे कि आपको वीडियो में से कुछ फायदा मिल रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर मिलते हैं। सभी को राधे राधे।